हेलो। ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्रायोगिक भूगोल की, और प्रायोगिक भूगोल में हम लोग आज पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 29 पे। और चैप्टर नंबर 29 जो है ये आपका सुदूर संवेदना उपग्रह और इनसे संबंधित है, और आज हम इसके सवाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और कोशिश करिए दोस्तों, लगातार रिवीजन करके एमसीक्यू करने की, अच्छा रिजल्ट आएगा, उसकी चिंता मत करिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और एमसीक्यू आपको थोड़ा बहुत फायदा भी पहुंचाते होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रवीण, लवकुश, चेतना, नरेश, सुनील, सभी का स्वागत है दोस्तों, जो लोग भी साथ में जुड़े हैं, जहां जहां से भी जुड़े हैं। तो बिना कोई समय गंवाए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ओके, पहला सवाल देखिए। निम्न में से कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण क्षेत्र का प्रयोग उपग्रह सुदूर संवेदन में नहीं होता है? चलिए बताइए। भागीरथ, प्रियंका, धन्यवाद प्रियंका जी। आइए जल्दी बताइए, आंसर देना शुरू करिए। आज इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे आज हम, ठीक है। ये कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, जिसका प्रयोग सुदूर संवेदन में नहीं होता है? नहीं होता है। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। धर्मराज जी, कोमल जी, आप बस अब जल्दी से आंसर देना शुरू करिए। कविता दी, मनीष जी, हाँ जी। अरे नरेश जी, दृश्य क्षेत्र का ही प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे क्या है भाई? हितेश जी, दृश्य क्षेत्र नहीं समझ रहे हैं? विबग्योर, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, 400 से 700 नैनोमीटर विबग्योर कहलाता है। नहीं। स्वागत है एस के राठौड़ आपका भी। अरे भाई, आपने कभी एक्सरे देखा है क्या? एक्सरे नहीं हो सकता। एक्सरे का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसके लिए कैमरे को बिल्कुल सटा के रखना पड़ता है। समझ रहे हैं? कैमरे को बिल्कुल सटा के रखना पड़ता है। एक्सरे नहीं करवाया क्या कभी वो हड्डियों का आपने? आप देखिए, एक्सरे के लिए मशीन बिल्कुल सटा के रखनी पड़ती है। और मैं कह रहा हूं कि उपग्रह में कैमरा लगा हुआ है, वो एक्सरे कैसे लेगा भैया? एक्सरे का तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है, 400 नैनोमीटर से भी कम। 10 एंगस्ट्रम यानी कि 10 की घात -10 चले जाएं तब कहीं जाके एक्सरे का तरंग दैर्ध्य आता है। एक्सरे नहीं ले सकते अपन हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, 400 से नैनोमीटर से ज्यादा का कुछ भी है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक दृश्य प्रकाश है। हमारी बात हुई थी भाई, ऐसे भूलिए मत, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट, जिसके अंदर हमारा विबग्योर आता है। सभी जो सातों रंग हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद हमारी सूक्ष्म तरंगें आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं। उसके बाद हमारे अवरक्त विकिरण आते हैं। उसके बाद हमारी रेडियो वेव्स आती हैं, रेडियो तरंग। समझ रहे हैं आप? 400 नैनोमीटर से जो भी ज्यादा है वो सब काम आएगा। एक्सरे यहां है, एक्सरे 10⁻⁻10 मीटर से है ये, या 10 एंगस्ट्रम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सरे होता है, एक्सरे नहीं आ सकता यहां पे, ठीक है। ओके। चाक्षुष व्याख्या निम्नलिखित में से, व्याख्या तकनीक निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? ओके। चाक्षुष व्याख्या है बेसिकली कैमरा आई। चाक्षुष व्याख्या तकनीक क्या है? कैमरा आई, ठीक है। बताओ अब। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका भी। हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। ज्योति जी, नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं डेली रूटीन में 4 से 5 के बीच में एक टाइम रखता हूं, मोस्टली 4:30 नहीं तो 5। आप इस समय चेक कर लीजिए। वैसे मैं आपका जो मैसेज है इनको दे देता हूं अभी, ठीक है। अभी आपका मैसेज इनको मैं दे देता हूं।
देखिए चाक्षुष में क्या होता है, कैमरा आपके किस किस प्रकार के फोटो ले सकता है। कैमरा मैंने आपको हिंट दिया था। कैमरा भाई, कैमरा धरातलीय लक्षणों की स्थानीय व्याख्या कर सकता है, छोटा बड़ा सीधा तिरछा। प्रतिबिंब के रंग के परिवर्तन हो सकते हैं, बिल्कुल इंफ्रारेड पिक्चर्स आती हैं, कलर परिवर्तन हो जाते हैं। लक्ष्यों का अन्य लक्ष्यों के संदर्भ में कंपैरिजन, दो चीजों का कंपैरिजन हो सकता है। आंकिक बिंब प्रकरण, आंकिक समझते हैं, संख्यात्मक। कैमरा कभी भी संख्यात्मक कंपैरिजन नहीं कर सकता, वो आपको करना पड़ेगा, समझ रहे आप। बाकी सब कुछ हो सकता है। ये कह रहा है किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सारी विधि होती है, बट आंकिक बिंब प्रकरण नहीं हो सकता। संख्या, कैमरा संख्या का नहीं कर सकता, समझ रहे आप। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन किसी को नहीं आता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग। देखिए एसके राठौड़, मैं हर क्लास में ये घोषणा करके जाता हूं कि अगला चैप्टर किसका होगा। आई थिंक मैंने हर बार किया है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि मैं सबसे पहले आपको प्रायोगिक भूगोल के प्रश्न करवा रहा हूं। प्रायोगिक भूगोल 24 से लेकर 31 तक के चैप्टर हैं। मैंने हर बार बोला है, मैं उसी संख्या में चल रहा हूं, अगर आपने नोट किया हो। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 28 लिया था, उससे पहले 27 लिया था। बात समझ रहे हैं? तो इस वजह से आपको थोड़ा साथ चलना पड़ेगा। आज ही मैं आपको बता देता हूं कि अगली मेरी क्लास चैप्टर नंबर 30 और 31 की होगी, समझ रहे हैं आप। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये तो आपको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। 1960 के दशक में यूएसए ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था, जिसका काम था पृथ्वी की पिक्चर्स लेना। इसी को क्या बोला गया? रिमोट सेंसिंग बोला गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। भूस्थितिक उपग्रह, पृथ्वी से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगर किसी को भूस्थितिक नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, या फिर इनको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, या फिर भूस्थितिक। इनको पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर, थ्योरी चैप्टर है एक। कोई भैया एक दिन इन्होंने, मैं नाम भूल गया भाई, आपने मुझे फोन करके कहा था सर इसमें से तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, हम कैसे करें। तो मैंने आपसे कहा भी था प्रैक्टिकल सिर्फ 3 चैप्टर के हैं, 24, 25, 26। बाकी में प्रैक्टिकल नहीं है तो ये प्रायोगिक भूगोल ही है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं ना वो न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पे पूरी थ्योरी है और आपको आराम से करना चाहिए। ये बिल्कुल थ्योरी चैप्टर है, खास करके 28, 29, 30, 31 शुद्ध थ्योरी चैप्टर है, छोड़ना नहीं है। पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी उपग्रह, अर्थात जो भूमध्य रेखा के सापेक्ष चक्कर लगाते हैं, जिनका पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन काल 24 घंटे का होता है, जो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, उन्हें भूस्थितिक उपग्रह कहा जाता है। अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर किसी भूस्थितिक उपग्रह को देख पा रहे हैं तो 24 घंटे 365 दिन आपको वहीं दिखेगा। सुदूर संवेदन में उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंब से शस्य भूमि दिखाई जाएगी। बताइए, भाई किसी को शस्य भूमि नहीं समझ में आता है तो ज्योति हुई भूमि लिख देता हूं मैं। हो सकता है किसी को शस्य भूमि का मतलब समझ में नहीं आवे तो ज्योति हुई भूमि। कृषि योग्य भूमि भी कह सकते हैं, ज्योति हुई भूमि या कृषि योग्य भूमि। देखिए जब इंफ्रारेड कैमरा काम आता है, ज्योति हुई भूमि पर फसलें वगैरह जो हैं वो चमकीले लाल रंग से दिखाई देती है। कैसे? चमकीले लाल रंग से।
मुझे पता है, अब मैंने ज्योति हुई भूमि बोला तो आप पक्का हरा टिक करोगे, मुझे पता था। बट भैया, इंफ्रारेड कैमरे के अंदर कलर्स बदल जाते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जितना साफ पानी होगा, साफ एकदम क्लीन मीठा पानी, उतनी जगह की फोटो काली आएगी। उतनी क्या होगी, जगह की फोटो काली आएगी। अब उल्टा आपको लगेगा कि साहब वो तो एकदम ब्लू आनी चाहिए, नहीं, ये कैमरे का कमाल है। समझ रहे हैं आप? हितेश यादव, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार के लेवल आ रहा है, मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता भैया, है ना। मैं मेरे हिसाब से एक लेवल ऊपर ही सवाल ला रहा हूं, आप ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। हाँ, चलो आगे बढ़ो। सुदूर संवेदन उपग्रहों को लगाया जाता है, बढ़िया सवाल। स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है मतलब स्थापित किया जाता है, ठीक है, बोलो तो। ये बड़ा सही सवाल है। सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सा होता है? अब देखो, अब यहां पे असली टेस्ट होगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब भी 5 मिनट में पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर से पता चल जाएगा। या ये मेरे को पता था ये गड़बड़ करेगा, ये लड़का सही है। जिस किसी ने भी बी ऑप्शन सही दिया, इसका आंसर अगर लगाया ना बी, इसका मतलब है कि इस भैया ने चैप्टर को खोल के पढ़ा है, स्पष्ट है। आप बुरा मानो, अच्छा मानो, कुछ भी मानो, अब सच्चाई यही है। एक्चुअल में दो तरह के उपग्रह हैं। भूस्थैतिक उपग्रह, भूस्थैतिक उपग्रह कौन से हैं? जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के साथ साथ चक्कर लगाते हैं, अर्थात इनका घूर्णन काल 24 घंटे होता है। जबकि दूसरे हैं ध्रुवीय उपग्रह। कौन से हैं? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के ऊपर पोल से पोल का चक्कर लगाते हैं, ध्रुव से ध्रुव का चक्कर लगाते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे। समझ रहे हैं आप? ये 84 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। इनका मुख्य काम है संचार। इनका मुख्य काम क्या है? संचार। इनका मुख्य काम है चित्र लेना, फोटो लेना, और फोटो लेने को ही हम क्या कहते हैं? सुदूर संवेदना कहते हैं। समझ रहे हैं आप? इनको पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इनको पृथ्वी की सतह से 700 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। दोनों में फर्क है भैया, ठीक है। तो 700 से 900 मीटर, इसी से पता चल जाता है कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं तो आप ये गलत नहीं कर सकते। सुदूर संवेदी उपग्रह हमेशा कौन से होते हैं? ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। किसी को नहीं पता है तो इसको इंग्लिश में पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट को जब रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं PSLV। रॉकेट की सहायता से जब ध्रुवीय उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है तो हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगर किसी भूस्थितिक उपग्रह को अगर हम रॉकेट की सहायता से ऊपर पहुंचाते हैं तो इसको बोलते हैं GSLV। समझ रहे हैं आप? जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये गलत नहीं होना चाहिए था। भूस्थितिक उपग्रह की कक्षीय अवधि कितनी होती है? अब गलत मत करना, अभी बताया मैंने हाथों हाथ ही। भूस्थितिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी उपग्रह अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? अब गलत मत करना। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखो, भूस्थितिक उपग्रह का काम क्या है? संचार, कम्युनिकेशन। लाइव मैचों का प्रसारण। लाइव मैच का प्रसारण कैसे संभव होता है? जिस जगह मैच हो रहा है, जिस जगह मैच हो रहा है वो उस उपग्रह को अपना डेटा ट्रांसफर करता है।
ये उपग्रह उस डेटा को फिर पृथ्वी के दूसरे भाग तक पहुंचाता है। डेटा को लगातार रिसीव करने के लिए इसका एक जगह पे खड़ा रहना जरूरी है। अगर बार बार हट गया तो फिर डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे? अगर पूरी पृथ्वी पर एक साथ कम्युनिकेशन करना है, एक कोने से दूसरे कोने पर कम्युनिकेशन करना है, तो मुझे एक साथ 3 सैटेलाइट की जरूरत होगी। ये तीनों सैटेलाइट 120 डिग्री पे पृथ्वी को कवर करेंगे, है ना। 120 डिग्री के ऊपर ये कवर करेंगे, पूरी पृथ्वी कवर हो जाएगी। पूरी पृथ्वी पर एक साथ संचार करने के लिए, एक साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें न्यूनतम कितने सैटेलाइट चाहिए? 3 सैटेलाइट चाहिए। वापस बोलता हूं, पूरी पृथ्वी पर एक साथ संचार करने के लिए, अर्थात एक जगह के लाइव मैच का प्रसारण दूसरी तरफ तक करने के लिए हमें टोटल कितने सैटेलाइट चाहिए? 3 सैटेलाइट चाहिए। ओके, आगे बढ़िए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 24 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन 2 कौन से विभाग को शामिल किया गया है? ऐसे कौन से 2 विभाग हैं जो पृथ्वी मंत्रालय के अधीन आते हैं? हाँ, सुनील कुमार, अभी कल मैं प्रायोगिक भूगोल खत्म कर दूंगा। प्रायोगिक भूगोल 30 और 31 चैप्टर में साथ में लूंगा। फिर उसके बाद मैं मानव भूगोल पहले करूंगा। इसका कारण बता देता हूं। मैंने एटलीस्ट 10 क्लासें भौतिक भूगोल की YouTube पर ली थी और शायद आप लोग भी उसमें शामिल थे। इस वजह से मैं आपका समय खराब नहीं करके पहले मानव भूगोल ले लूंगा। भौतिक भूगोल की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मानव भूगोल अब चलेगा हमारा लगभग 32 से 40 चैप्टर, 32 से 40। ठीक है, ओके। देखिए, इसका सही आंसर है महासागर विकास और भारतीय मौसम विभाग। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना चाहिए था, ऑप्शन से आंसर लगाना चाहिए था। क्यों? देखिए, यहां लिखा है वन विभाग। भैया, वन विभाग कब से पृथ्वी विज्ञान के अंदर आने लग गया? वन विभाग तो जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महासागर विकास और वायुमंडल विभाग, वायुमंडल विभाग नाम की कोई चीज होती नहीं है। पर्यावरण विभाग और वन विभाग, अगेन वही बात, पर्यावरण और वन विभाग एक सेपरेट मंत्रालय है। बचा क्या? ए ऑप्शन। कई बार आपको आंसर नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन करिए कि यार ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखिए, बहुत काम आता है। निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में से किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है? हमारे यहां पर सबसे पुराना दूर संवेदी पुरस्कार कौन सा है? देखिए अरे, वायुमंडल विभाग नहीं होता है, यही तो मैं आपसे कह रहा था। देखिए, विश्व का सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक चर्चा की थी कि विश्व में सबसे पहले सुदूर संवेदी प्रोग्राम जो शुरू हुआ वो 1960s के अंदर अमेरिका ने शुरू किया था। अमेरिका की जो अंतरिक्ष विज्ञान की संस्था है उसका नाम है नासा, और नासा का प्रोग्राम है लैंडसैट। ये प्रोग्राम किसका है? नासा, यूएसए का। आप में से अधिकांश लोगों का मैं आंसर देख रहा हूं ए, आईआरएस। आईआरएस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, एक्चुअली आईआरएसएस है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। समझ रहे आप भैया? हमारा आईआरएसएस तो 1984 में शुरू हुआ था। ये नासा की बात हो रही है, विश्व का सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यदि नति कोण 3 डिग्री से कम हो तो वायु फोटोग्राफ क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन गलत मत करना। यह क्वेश्चन मैंने कल भी, आप मतलब कल तो नहीं, पिछली क्लास में भी आपको बताया था। मैंने डिग्रीज में बताया था कि अगर 3 डिग्री से कम, फिर 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री। 3 डिग्री कोई बड़ी बात नहीं है। 3 डिग्री मतलब बिल्कुल सर के ऊपर ही है, सर के ऊपर 3 डिग्री।
कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सर के ऊपर है ये। आंसर बताओ, एकदम सर के ऊपर है। देखो यार, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा फिर बुरा लगता है आपको। मैं अगर एक कक्षा में कोई चीज करा रहा हूं, आप प्लीज अगली कक्षा में याद रखिए, मैंने आपसे कहा था हमारे सर के जस्ट ऊपर 0 डिग्री है, सर के सर ऊपर, समझ रहे आप? क्योंकि ये कैमरा एंगल है। अब कैमरा एंगल को 3 डिग्री तक अगर अपन रखें तो ये बिल्कुल सर के ऊपर है ना, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। अगर ये 30 डिग्री तक आ गया तो मध्य, और अगर ये 30 से 60 डिग्री आ गया तो वृहत। अपनी बात हुई थी इस बारे में, थोड़ा याद करिए। मॉलवीड प्रक्षेप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मॉलवीड प्रक्षेप आकार में दीर्घवृत्त होता है, समांतरों को सरल रेखाओं के रूप में दिखाया जाता है। ओके, जल्दी से। अपनी एक बात हुई थी ना यार, मॉलवीड प्रोजेक्शन इस तरीके से बनता है। ऐसा, ये मॉलवीड प्रोजेक्शन है। नहीं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, ये हमारा इसमें पता चलता है कि भाई ये 0 डिग्री सबसे बड़ा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके अक्षांशों की जो लंबाई है वो क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो मॉलवीड प्रक्षेप का आकार दीर्घवृत्त होता है। सही बात है, दीर्घवृत्त होता है। समांतरों को सरल रेखा के रूप में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये सरल रेखा ही तो होती है, ये सारी रेखाएं सरल रेखा ही तो खींची जाती है, और ये एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर भी होती है। इसका मतलब है 1 और 2 दोनों सही हैं। ये मॉलवीड प्रोजेक्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, है ना? चलिए, अगेन आसान सवाल है, पढ़ के आंसर देना आसान है, दिक्कत नहीं है। ये आप ही पढ़ो, मैं फिर आंसर बता दूंगा। कौन सी ऊंचाई सूर्य तुल्य कालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित है? इसने बड़ा सही क्वेश्चन लास्ट में ट्विस्ट कर दिया। देखो, इसने लास्ट में क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है। बिल्कुल सही, सही आंसर आया भाई। मैंने कहा ना, पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह 300 से 1000 किलोमीटर, एक्चुअल में तो 700 से 1000 होना चाहिए था, बट ठीक है। जैसे ये अभी चल रहा है ना एलन मस्क वाला प्रोग्राम स्टारलिंक, उसमें तो 300 250 मीटर की ऊंचाई पर भी स्थापित किया जा सकता है, तो शायद इस वजह से इसने ले लिया। कोई नहीं। देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, कहां गया वो, ये वाला, देखो इसको बोलते हैं भू तुल्यकारी। तुल्यकारी का मतलब है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं सूर्य तुल्यकारी, सूर्य तुल्यकारी, यानी कि सन सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस। समझ आया? ये जियो स्टेशनरी जो है ना, ये भूत तुल्यकारी है, और जो ध्रुवीय उपग्रह है ना, ये सूर्य तुल्यकारी है। अगर ऐसा शब्द आ जाए तो दिक्कत मत लेना, यूं नहीं, गलत कर दो।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्पॉट, गोज, मीटियोर 3 और इनसेट, ये कौन कौन से देशों के सैटेलाइट्स हैं, मिलाना है आपको। मिलाओ। देखो सुनील जी, मेरी तो हार्दिक इच्छा यही है कि मैं जो करवा रहा हूं क्वेश्चन आ जाए यार। मेरा तो टारगेट है कि अगर मैं आपको 60 से 70% तक भी पहुंचाता हूं ना, आपके जो टोटल सवाल आएंगे, तो भी सिलेक्शन पक्का है। पता है आपको, मेरा तो ये टारगेट है। इसलिए मैं तो पूरे पेपर इसका चैप्टर का एनालिसिस करता हूं और फिर सवाल बनाता हूं। हम्म। जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? किसी का बी आ रहा है। चलिए लेते हैं। देखिए, स्पॉट सैटेलाइट जो है ये है फ्रांस का, ठीक है। फिर गोस सैटेलाइट जो है ये है यूएसए का। मीटियोर 3 जो है ये रूस का है। इनसेट, इनसेट का नाम ही है इंडियन सैटेलाइट, ये भारत का है। 2 4 3 1, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2 4 3 1 इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ रहे आप? स्पॉट फ्रांस, गोस यूएसए और मीटियोर 3 रूस और इनसेट, इनसेट भारत। ठीक है, याद रखिएगा। गलत आ रहे हैं आपके आंसर भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है यार, पर आप नेक्स्ट टाइम याद रखो इसको। प्रॉब्लमेटिक वहां हो जाता है, क्वेश्चन करने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम सवाल आ जाए ना, तब गलत नहीं होना चाहिए। सुदूर संवेदन की परिभाषा के अनुसार सूचनाओं का मापन किस प्रकार से किया जाता है? सुदूर संवेदन के अनुसार, यह सिर्फ सुदूर संवेदा पूछ रहा है आपको। यह सिर्फ सुदूर संवेदना पूछ रहा है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? रिमोट सेंसिंग, फोटो लेना, क्या मतलब है इसका? मतलब सूचना कैसे प्राप्त की जाती है? यार मुकेश जी, डी कैसे करते हो यार? रेडार के माध्यम से। मैं आपसे कह रहा हूं कि सैटेलाइट फोटो लेता है, फोटो लेता है। अरे भौतिक संपर्क में आए बिना फोटो लेने के लिए टच करना जरूरी थोड़ी है। क्या करते हो? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानक त्रियक रंगी मिश्रण स्टैंडर्ड एफसीसी बिंब में लाल रंग धरातल के किस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लाल रंग शब्द आते ही आपको एक नाम पे जाना है, अवरक्त विकिरण। अवरक्त का मतलब ही लाल होता है, समझ रहे हैं आप? अवरक्त, इंफ्रारेड, समझ रहे हैं आप? अवरक्त, इंफ्रारेड। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हरी वनस्पति होती है, रंग उतना लाल होता है इंफ्रारेड कैमरे में। समझ रहे हैं आप? तो मैंने एक लास्ट के अंदर आपको ये पीडीएफ मिलती होगी, लास्ट के अंदर मैंने एक टेबल दी है, इसको करके जाना है आपको। ये टेबल में से सवाल आएगा, मेरे को 100% श्योर है टेबल में से सवाल आएगा, याद करोगे।
अगर देखो सदाबहार वनस्पति है तो लाल से मैजेंटा, मैजेंटा होता है थोड़ा गहरा, ठीक है। पर्णपाती पतझड़ वाली वनस्पति है तो भूरा रंग भी आ सकता है, लाल भी आ सकता है। शस्य भूमि मतलब कृषि योग्य भूमि, परती भूमि मतलब बंजर भूमि। कृषि योग्य भूमि कैसी आएगी? चमकीली लाल। बंजर भूमि कैसी होगी? हल्की नीली से सफेद। जलाशय स्वच्छ जल, स्वच्छ मतलब मीठा जल, ठीक है, तो कैसा होगा? गहरे नीले से काला। अविरल, अविरल मतलब रुका हुआ जल, रुका हुआ जल कैसा होगा? हल्का नीला। उच्च घनत्व का कोई क्षेत्र है, हल्के नीले से नीला हरा। निम्न घनत्व का कोई क्षेत्र है तो हल्का नीला। व्यर्थ भूमि या शैल दृश्यांश, चट्टानी भूमि, हल्का भूरा। मरुस्थल, नदी रेत या नमक, खारा स्थान, इसका मतलब क्या है? खारा स्थान, हल्के नीले या सफेद के रूप में। जैसे सांबर झील है, सांबर झील का रंग हल्का नीले से सफेद आएगा। गहरा खड्डा, गहरा हरा। उथला खड्डा, हल्का हरा। जलाक्रांत या नम भूमि या दलदल, दलदल, तराई भी लिख सकते हैं, तराई। डेल्टा भी लिख सकते हैं। चितकबरा काला मतलब धब्बेदार काला, समझ रहे हैं आप? तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये कलर याद करने पड़ेंगे। मुझे लगता है सवाल इसमें से ही आएंगे। चलो वापस चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। सुदूर संवेदन आंकड़ों में पिक्सल की चमक या तीव्रता के मान को क्या कहा जाता है? अब ये आपको आना चाहिए। फोटो यार मैं भूल गया, मेरे को लगा था फोटो लानी चाहिए। आप पीडीएफ देखना एक बार, उसमें होगी फोटो, है ना? मैंने लगाई तो थी यहां, तो आज तो मैं लाया नहीं हूं। देखिए, पिक्सल का मतलब होता है कि एक फोटो के सबसे छोटे छोटे टुकड़े, इसके हर टुकड़े को एक्चुअल में बोला जाता है डिजिटल नंबर। डिजिटल नंबरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, किसी फोटो को जूम करने पर क्लियरिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हैं आप? वापस बोलता हूं मैं, किसी फोटो के अंदर ये इस तरह का जो छोटा टुकड़ा होता है, टुकड़ा क्या है कि जब फोटो खींची जाती है ना, तो कैमरा जो डेटा स्टोर करता है उसको छोटे छोटे पिक्सल्स में स्टोर करता है। समझ रहे आप? नहीं, छोटे छोटे पिक्सल्स में स्टोर करता है। पिक्सल जितना बड़ा होगा, है ना, हाँ ये हाँ ये पिक्सल जितना बड़ा होगा, है ना, उतना पिक्सल की, हाँ यही वाले पिक्सल की इसके नीचे और भी है। पिक्सल्स की संख्या जितनी ज्यादा होंगी ना, बिल्कुल ये उतना ज्यादा आपको, ये मेरे को दे दो इधर। एक मिनट, आप वो पूछ रहे थे ना सर फोटो कैसी दिखती है, एक सेकंड में बताता हूं मैं आपको, है ना। पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे डिजिटल नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितने ज्यादा डिजिटल नंबर होंगे फोटो जूम करने पर उतनी बड़ी आएगी। वो नहीं करता रहता है यार वो, ये आता है ना कैमरा अपना, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, मेगापिक्सल, समझ रहे? मेगा 10⁻³ होती है मेगापिक्सल, मेगा, हाँ ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि 62 आजकल पता नहीं कितने मेगापिक्सल के कैमरे आ गए भाई, मुझे याद नहीं है। ओके, अभी आप में से कोई भैया पूछ रहे थे कि सर वो कलर कैसे दिखेंगे, 29 है ना? हाँ ओके, अभी आप एक बार क्लास कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं फोटो कैसी दिखती है। और आप चाहो तो ये फोटो आप जो हमने चैप्टर किया है ना, चैप्टर नंबर 29, आप वहां जाके देख सकते हो, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। ओके, अभी मैं पहले क्वेश्चन कर लूं फिर बताऊंगा भाई, पीडीएफ है ना। ओके, मौसम की भविष्यवाणी और संचार के उपयोग किए जाने वाले, देखो भूस्थितिक उपग्रह। अब देखो भूस्थितिक उपग्रह क्या करता है? मौसम की भविष्यवाणी, क्योंकि वो फिक्स रहता है, जैसे भारत के ऊपर फिक्स है, बादलों का आना जाना, चक्रवातों का उठना, आंधियों का आना, ठीक है। तो ओके, एक बार करो ये, देखो तो जल्दी जल्दी।
जियो स्टेशनरी बोल दिया इसने। जियो स्टेशनरी कितनी हाइट पर होता है? डन, बिल्कुल सही। जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है, बिल्कुल ठीक। उपग्रह चित्रों में शुद्ध जल काला क्यों दिखाई देता है? बताइए। शुद्ध जल काला क्यों दिखाई देता है? देखो, इससे एक सवाल और बना कि शुद्ध जल हमेशा काला दिखता है, मीठा जल हमेशा काला दिखता है। शुद्ध जल काला इसलिए दिखता है क्योंकि हम जब इंफ्रारेड किरणें, अवरक्त विकिरण किसी शुद्ध पानी पर डालते हैं तो वो सारी की सारी अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेता है, एक भी अवरक्त विकिरण को वापस नहीं जाने देता। देखो भाई, बहुत सिंपल सा उसूल है। इंफ्रारेड कैमरा कैसे काम करता है, जिसको नहीं पता सुन लीजिए। इंफ्रारेड कैमरा क्या करता है कि इंफ्रारेड तरंगे फेंकता है, तरंगे आगे जाके टकरा के वापस आती हैं। वो जिस तरंग दैर्ध्य पर आती हैं, अब देखो सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। विबग्योर, बैंगनी, नीला, आसमानी, पीला, हरा, नारंगी, लाल, विबग्योर 400 से 700 नैनोमीटर। अब जिससे वेवलेंथ पे, जिस तरंग दैर्ध्य पे किरण टकरा के आई, तो वो मेजर करता है कि भाई ये कौन से कलर का वेवलेंथ है। जिस कलर का वेवलेंथ होता है वैसा कलर छप जाता है, वैसा पिक्सल के अंदर कलर छप जाता है। अब हम कह रहे हैं कि साफ पानी है, वो अवरक्त विकिरण वापस भेजता ही नहीं है, सारे अवरक्त विकिरण अवशोषित कर लेता है। जब अवरक्त विकिरण के पास, कैमरे के पास कोई रे वापस, मतलब किरण वापस पहुंची ही नहीं, तो कलर काला ही आएगा। तो अवरक्त विकिरण जब अवशोषित हो जाते हैं तो कलर उतना ज्यादा काला आता है, अवरक्त विकिरण जितने परावर्तित होते हैं कलर उतना हल्का आता है। उपग्रह बिंब के संदर्भ में सामयिक विभेदन से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन को समझ पाओ तो भी देखो यार, क्या पता आंसर आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि हमारे ध्रुवीय उपग्रह क्या करते हैं, पोल से पोल का चक्कर लगाते हैं, ध्रुव से ध्रुव का चक्कर लगाते हैं। लगभग 84 मिनट में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, 84 मिनट में। तो मतलब कि आप देखिए 84 मिनट में एक चक्कर पूरा हो गया पृथ्वी का, कितनी तेज गति से जा रहा है। यानी कि वो मान लीजिए ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, तो वापस घूम के वापस भी तो आएगा ना ए पॉइंट पे, चक्कर तो गोल ही है। तो एक ए पॉइंट से निकलने के बाद वो पूरा चक्कर काट के वापस उसी स्थान पर कब पहुंचेगा, उसमें जो समय का अंतराल है, इसी को ही टेम्परल रिजोल्यूशन कहा जाता है। एक ही स्थान पर उपग्रह के आने का समय अंतराल टेम्पोरल रिजोल्यूशन, सामयिक विभेदन कहलाता है। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में रोहिणी उपग्रह का विशेष महत्व क्यों है? बोलिए। देखिए, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह 1975 में छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। पर यह हमने रूस के सहयोग से छोड़ा था और भारत से बाहर था। यहां पे वर्तमान में एक देश है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से छोड़ा था हमने। फिर हमारा दूसरा उपग्रह था एप्पल, वो भी हमने रूस के सहयोग से बनाया था और कजाकिस्तान से छोड़ा था।
उसके बाद हमने देशी रॉकेट बनाया, खुद का रॉकेट बनाया, और उस रॉकेट का नाम रखा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SLV-1 और 2 फेल हो गए, असफल रहे, बट SLV-3 हमारा सक्सेसफुल रहा। यह बात है 1981 को भारत ने अपनी धरती से, श्री हरिकोटा से पहला सफल उपग्रह जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया वो था रोहिणी या RS-D1। समझ रहे हैं आप? यह भारत की धरती से भारत में निर्मित रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया पहला सैटेलाइट था। 1981 में श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। मानक त्रियक रंगी मिश्र में स्वस्थ वनस्पति का रंग कैसा दिखता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल बताई थी, अगर याद है तो बता दीजिए। मैंने आपसे कहा था रंग जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा कलर उतना गहरा होगा। कलर उतना गहरा होगा, जितनी हरी वनस्पति है वो उतना ज्यादा इंफ्रारेड एब्जॉर्ब करेगी, लाल या मैजेंटा रंग दिखाई देगा। अगला सवाल देखिए, प्रतिबिंब निर्वचन इमेज इंटरप्रिटेशन के दौरान यदि किसी क्षेत्र में सफेद रंग दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत ज्यादा काला मतलब हरा भरा पानी, साफ पानी, यह गहरा रंग दिखाता है। अगर सफेद रंग दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो तो। अगर सफेद रंग दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? हां सुनील जी, प्रश्न पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल अपनी इच्छा से पूछिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे भाई, अगर किसी क्षेत्र में सफेद रंग दिख रहा है यानी कि वहां पे खारा रेतीला मरुस्थल है। ठीक है। भारत में दूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस बीमारी की पहचान के लिए किया गया था? बोलिए। देखिए, केरल के वैज्ञानिक पी रामा पिशोत्रन ने पहली बार रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया था नारियल के पेड़ों में विल्ट रूट नामक बीमारी की पहचान के लिए। इसरो द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किए गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बता दीजिए। अभी बात हुई हमारी। आर्यभट्ट, बिल्कुल सही, आर्यभट्ट। और इसको हमने किसके सहयोग से तैयार किया था? रूस के सहयोग से। ठीक है। भास्कर 1, भास्कर 2 उपग्रहों से प्राप्त लघु तरंग माइक्रोवेव आंकड़ों का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए किया गया था? बिल्कुल सही, बोलिए। जल्दी से। देखिए, भास्कर 1 1979
और भास्कर 2 1983 में छोड़ा गया था महासागर और वायुमंडल के अध्ययन के लिए। महासागर और वायुमंडल के अध्ययन के लिए। रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया? अभी पीछे कराया था मैंने, गलत मत करना। अभी तो पीछे बताया था मैंने, गलत नहीं करना है, जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, SLV-3। ये जो SLV लिखा है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जी मतलब जियो स्टेशनरी, P मतलब पोलर सैटेलाइट। रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को प्रत्येक दृष्टि से स्वदेशी क्यों माना जाता है? बताओ, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया था, ऐसा क्यों होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल सही। इनकी कल्पना, डिजाइन और प्रक्षेपण ये सब कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था, इसलिए। ओके, तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। और मैं जो आप वो कलर का पूछ रहे थे, मैं आपको एक मिनट बता देता हूं, कलर्स वाला। ये हमारा चैप्टर नंबर था, ये मैंने जो क्लास में पढ़ाया है उसका है पूरा, ठीक है। ये पूरा मैंने इसमें बताया बकायदा कैसे काम करता है, सैटेलाइट कैसे काम करता है। अभी हम बात कर रहे थे ना, पिक्सल की बात कर रहे थे, है ना। अभी मैंने आपको एक शब्द दिया था, स्पॉट, फ्रांसीसी सुदूर संवेदन उपग्रह स्पॉट, समझ रहे हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, ये होते हैं इसके पिक्सल, डिजिटल नंबर, ठीक है। इस तरीके से सैटेलाइट काम करता है। फिर हमारी बात हुई जियो स्टेशनरी, ठीक है। फिर ये बताया मैंने, ये इंफ्रारेड विकिरण है, ठीक है, ये इंफ्रारेड है, ठीक है। देखिए आप, जितना लाल है उतनी ज्यादा गहरी वनस्पति है, वनस्पति सदाबहार वनस्पति है। ये आप देखिएगा, ये जो हल्के नीले रंग दिख रहे हैं खारा पानी के लिए आते हैं, गहरा नीला रंग है मीठा पानी के लिए आता है, ठीक है। ये फोटोज में बताया था मैंने। फिर देखिए आप, सेंसर, सेंसर के बारे में बताया था। ये देखिए, अभी जो एक क्वेश्चन था ना, लैंडस्लेट USA, IRS भारत, ठीक है, स्पॉट फ्रांस, ये लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है, इसमें लिखे हुए हैं, आप चेक करिए एक बार। एक फोटो और थी यार इसमें, कहां गई वो? ये अभी आपसे देखिए, अभी मैंने एक डिजिटल नंबर का सवाल पूछा था ना, डिजिटल नंबर, ये आप देखिए, डिजिटल संख्या एक पिक्सल के औसत तीव्रता मान को दर्शाती है, उसमें से आया था ये सवाल, ठीक है। फिर आप देखिए, ये होता है एक पिक्सल, मैंने बताया था ना, जैसे कि ये एक पिक्सल है और पिक्सल के अंदर इस तरीके से डेटा नंबर होते हैं। अभी जो सवाल था वो यहां से आया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, उपग्रह के चित्रों की व्याख्या, ठीक है। अब आप देखिए, जो अभी हमारी चर्चा हुई थी, ये इसमें लिखा है, देखिए, ये कोई कलर कैसा क्यों होता है इसका भी एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, स्वस्थ वनस्पति बहुपर्तीय पत्ती संरचना के कारण अवरक्त क्षेत्रों में दृढ़ता से परावर्तित होती है, हल्के टोन या चमकीले लाल रंग में दिखाई देती है, समझ रहे हैं आप। फिर आप देखिए, अभी एक क्वेश्चन लिया था मैंने, ताजा जल निकाय अपने द्वारा प्राप्त विकिरणों का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है, इसलिए गहरे काले रंग में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये देखिए,
ये है, आप देखिए ये गंगा नदी की फोटो है, गंगा नदी की, ये गंगा नदी की फोटो आप देखिए, गहरा काला रंग दिख रहा होगा आपका, ये गंगा नदी है। फिर आप देखिए ये एक खारे पानी का जलाशय है, खारा पानी, टर्बिड लिखा है, टर्बिड जल निकाय है ना। तो देखो नीला सा दिख रहा है, इसमें उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। फिर देखिए ये जो अभी मैंने लास्ट में आपको बताई थी कलर वाली सारणी, वो सारणी यहां भी लिखी हुई है, ठीक है। कुल मिला के आप जो कह रहे थे ना ये उसका शहर का है चित्र, तो कुल मिला के भैया आप एक बार कोशिश करिए, अब आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ो, पूरा चैप्टर मत पढ़ो, मतलब मेरा वीडियो मत देखो, आपको पीडीएफ दे रखी है ना, तो आप है ना पीडीएफ पढ़ के आओ ना। नोट्स कैसे पढ़ते हैं भैया, नोट्स तो पढ़ो, है ना, नोट्स पढ़ो एक बार, मैं कह रहा हूं ना आंसर आएगा आपको, कोशिश तो करो एक बार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश जी, एसके राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए टीचर तभी सक्सेसफुल है जब उसका पढ़ाया गया बच्चा वापस रिस्पॉन्ड करता है। आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते हो ना मेरी चीजें पढ़ के, मेरी सफलता उसी में है। मैं आपसे कह रहा हूं आप कृपया करके मेरी बातों पे भरोसा करें, एक बार आप चैप्टर खोल के देखिए, पीडीएफ पढ़ के देखिए। मैं कहता हूं देखो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में मानता हूं भाई थोड़ी सी मुश्किल है, पर 27, 28, 29, 30 ये थ्योरी चैप्टर है, डायरेक्ट सवाल आएगा, आप देख लेना, ठीक है। ओके, अगला अगला जो चैप्टर है वो है 30 और 31। 30 और 31 की मैं 7 कक्षा लूंगा क्योंकि छोटा चैप्टर है, 2-2, 3-3 पन्ने का चैप्टर है। 30 और 31 की कक्षा साथ में होगी, ओके। हो सकता है कल ही ले लूं मैं, ठीक है। पूरे चैप्टर की मनीष जी कुछ कुछ मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, अपनी चर्चा हो गई थी एक बार। कुछ है जिसमें मेरी कोई एक आधी पीडीएफ मिसिंग है, वो मैंने डालनी शुरू कर दी है, आप उसकी चिंता मत करिए। जैसे ये वाले जो चैप्टर है हमारे बिल्कुल मिसिंग नहीं है, ठीक है। चलते रहिए एक बार। हाँ कविता जी एक बार आप भरोसा करिए, ज्यादा इधर उधर मत जाइए, और जो भी मटेरियल देना है मैं आपको दूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मिलते हैं वापस चैप्टर नंबर 30 और 31। और मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं इसके बाद मानव भूगोल के चैप्टर होंगे 32 से 40। पहले मानव, अरे आपने क्या है यार, बहुत बार पढ़ा हुआ है, भौतिक भूगोल भी पढ़ा है आपने, भारत भूगोल भी पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसकी चर्चा करें ना पहले, इसलिए तो पहले मैंने प्रायोगिक भूगोल लिया। मुझे पता है आपका अनटच है, मुझे पता है आपका मन नहीं लगेगा, फिर भी मैं प्रायोगिक भूगोल ही लेके आया, मुझे पता है करवाना है, ठीक है। और अब मैं करूंगा मानव भूगोल, ठीक है। अगले देखिए 10 मिनट हैं अभी मेरे पास, 10-15 मिनट है, किसी को कॉल करना है तो कॉल कर दीजिए। 10-15 मिनट है फिर मुझे निकलना पड़ेगा, मेरी आगे क्लास होती है। 10-15 मिनट में आप कॉल कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।